हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद फिर आप अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीजों का ध्यान रखें। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग एक अन्य टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी में ही आज हम लोग दूसरे शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि खिलजी वंश का ही सबसे महत्वपूर्ण शासक है और जहां से आपसे ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है। तो आप लोग हेडिंग दे दें खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी में आप लिखिएगा दूसरे शासक के तौर पे नाम है अलाउद्दीन खिलजी। मेरे ख्याल से आप नाम जानते होंगे इस शासक का। भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित नाम है और हाल ही में यह विवादित नाम भी बन गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए लिखिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले एक बार हम लोग शॉर्ट में वह लिख लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमारी बातें क्या क्या होंगी। देखो, पहली बात तो हम लोग करेंगे इसके बेसिक इंफॉर्मेशन को लेकर के, अलाउद्दीन खिलजी कैसे गद्दी पे बैठा और कब से कब तक रहा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इसके मिलिट्री एक्सपेडिशन को लेकर के। हिंदी में जो पढ़ते हैं वो लिख सकते हैं सैन्य अभियान को लेकर के, जहां से सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। ये कलम लगता है मेरे हिसाब से खराब हो गया है। तो सैन्य अभियान से जो सवाल पूछे जाते हैं वह लिख लीजिए, वहां से उसको भी पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे आप लिखिएगा, तीसरा हम लोग अध्ययन करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को। और चौथे नंबर पे हम लोग बात कर लेंगे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में। ठीक है। जो बाजार नियंत्रण नीति लाई गई थी, किसके द्वारा बताओ। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण लाई गई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ चीजों को लिखते चलना। मेरा ख्याल है कि आप लोग लिख रहे होंगे। आप कलम कॉपी उठा लें यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो। चलिए तो एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम की बात कर लेते हैं। यदि समय की बात किया जाए तो समय कब से कब है अलाउद्दीन खिलजी का, आप लोग बताइए। पिछले लेक्चर में आप लोग को मैंने बताया था कि समय याद रखिएगा, इतिहास में जो क्रोनोलॉजी होता है और उसके साथ साथ क्रोनोलॉजी के साथ साथ जो फैक्ट होता है उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का फेज है वह 1296 से लेकर के 1316 के बीच में है। ठीक है। और बाकी जो लोग आएंगे वह 1316 से लेकर 1320 के बीच में गद्दी पे बैठेंगे। अलाउद्दीन का जो फेज है वह 1296 से 1316 है। अब इसमें हम लोग यह देखेंगे कि 1296 से 1316 एडी के बीच में दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से काम किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अब बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के तौर पे लिखिएगा आप, अलाउद्दीन खिलजी ने दो तरह की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम पहले क्या था, कोई गेस कर सकता है। मैंने बताया था कि उसका नाम दरअसल पहले अली गुरशप था। ठीक है। और जब वह युद्ध जब शासक गद्दी पे बैठता है शासक बन करके, तो उसने एक नया नाम धारण कर लेता है और उसका नाम हो जाता है अलाउद्दीन मोहम्मद। लिखिएगा, अलाउद्दीन अलाउद्दीन नियाबुद्दीन नियाबुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद गुरशप। तो यह नाम दरअसल अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है। ठीक है। किसके बाद, देवगिरी पर जब अभियान करता है उसके बाद। और अलाउद्दीन खिलजी फाइनली बैठता है 1296 एडी में दिल्ली में गद्दी पे। और 1296 बैठता है तो उस समय बहुत पहले जो बलबन ने एक महल तैयार करवाया था, ठीक है, उसी महल में दरअसल सिंहासन पे वो बैठता है। उस महल का नाम है लाल महल। यदि आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना। ठीक है। और लाल महल में बैठने के बाद वह 1000 सालों तक, ठीक है, मतलब 1000 सालों नहीं बल्कि 1000 सुतून, 1000 खंभों को मिलाकर के एक महल बनवाता है अलाउद्दीन खिलजी। उस महल के निर्माण तक वह लाल किला में ही रहता है शुरुआती दौर में। ठीक है। जैसे अभी पुराना संसद चल रहा है और एक नए संसद का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से चीजों को समझो कि गद्दी पे बैठे
अलाउद्दीन खिलजी लाल महल में, और वह यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक कि 1000 सुतून का निर्माण नहीं हो जाए। उसके बाद इनके उपाधि वगैरह को लेकर लिखना। इन्होंने 2-3 उपाधियां धारण की थी, जिससे सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप लिखना, पहला जो इसका टाइटल था, ठीक है, टाइटल जो इन्होंने अडॉप्ट किया है वह दरअसल लिखिए यामिन उल खिलाफत। ठीक है, लिखिएगा यामिन उल खिलाफत। यामिन उल खिलाफत एक उपाधि धारण किया, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का नायक। ठीक है, साम्राज्य का नायक, इसका मीनिंग होता है। और दूसरे नंबर पे लिखिएगा नासिर ए अमीर उल मोमिनीन। नासिर ए अमीर उल मोमिनीन कई किताबों में मिलेगा, तो आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। एक सेकंड में पेन को देख लूं, आप लिखें तब तक। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। तीसरे उपाधि के तौर पे आप लिखिएगा, तीसरे नंबर पे लिखिए। तीसरा जो है उसका नाम है सिकंदरे सानी। सिकंदरे सानी। यह पेन ठीक से चल नहीं रहा है। तो सिकंदरे सानी जब आप लिखेंगे तो सिकंदरे सानी का जो नाम होता है, जो अर्थ होता है, वो आप लिख लेंगे। दरअसल यह दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, यह पूरे विश्व को जीतना चाहता था। तो जब पूरे विश्व को जीतना चाहता था तो इसी समय इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क इसी के यहाँ रहता है, और वह दरअसल इसका फ्रेंड भी है, सहयोगी भी है, और इसका सलाहकार भी है। तो वह दरअसल इस बात को बताता है कि देखिए यह काम दरअसल आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास योग्य वजीर नहीं है, इसलिए आप पूरी दुनिया को जीत नहीं सकते हैं। योग्य वजीर, और योग्य वजीर के बारे में कहा जाता है कि वजीर के बगैर सल्तनत अधूरा है। तो वजीर का वो कंपेयर करता है वह अरस्तु से, कि कहा जाता है कि अरस्तु बहुत ही योग्य वजीर था अपने समय का। तो आपके पास वैसा वजीर भी नहीं है, तो आप पूरी दुनिया को नहीं जीत सकते, इसलिए यह ख्वाब आपको यहीं पर तोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों का कई भी ख्वाब टूटा होगा, ठीक है, अक्सर तो टूट ही जाता है। हम लोग जिस उम्र में बहुत सारे ख्वाब होते हैं तो टूट जाते हैं, कई जगहों पे माता पिता की वजह से, कई जगहों पे अपने दोस्त की वजह से। आगे बात करते हैं। सिकंदर सानी का अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप लिख लीजिए, इसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। ठीक है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है दूसरा सिकंदर। दूसरा सिकंदर। तो यह दरअसल 2-3 इसका फैक्ट था इसके नाम से रिलेटेड, वह दरअसल आपको बहुत जरूरी था लिखना। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि जब अलाउल मुल्क ने इसे कहा कि आपसे यह काम नहीं हो सकता, पूरी दुनिया के नहीं जीत सकते हैं, तो उसने कहा कि जिस तरीके से पैगंबर के पास 4 पैगंबर थे, आपको पता ही होगा पैगंबर के पास 4 खलीफा थे, सॉरी पैगंबर तो एक ही थे, 4 खलीफा थे, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी 4 वजीर रहे, या फिर वजीर न कह के कहो कि 4 सेनापति रहे मेरे, जो कि मेरे लिए लड़े और मेरे साम्राज्य का विस्तार करें। तो वह 4 सेनापति को अपॉइंट करता है। उस 4 सेनापति का नाम लिख लें। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का नहीं था, तो आपको चारों नाम याद रखना पड़ेगा। लिखिए उलुग खां लिखिए। दूसरे नाम पे के तौर पे आप लिख सकते हो नुसरत खां। नुसरत खां लिखिए। और तीसरे नाम के तौर पे लिखिएगा जफर खां। जफर खां। और चौथा लिखिएगा अल्प खां। ठीक है, यह 4 नाम आप लिखिए, नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां और अल्प खां। यह चारों इसका वजीर है, और यह चारों लड़ाई कर करके साम्राज्य का विस्तार करेगा। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार बहुत होता है।
एक सवाल आपसे और पूछा जाता है जो कि स्मिथ नामक एक हिस्टोरियन है, उसने अपनी किताब में उसको लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म का स्थापना करना चाहता था, एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त जो था अलाउल मुल्क, ठीक है, उसका फ्रेंड का नाम लिख लो, अलाउल मुल्क। सवाल पूछा गया था नेट में कि बताइए कि किसके सलाह पे अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या फिर जो ये नया धर्म चलाने का जो उसकी मंशा थी उसको त्याग दिया था। तो वह अलाउल मुल्क के इशारे पे, अलाउल मुल्क के सजेशन पे, अलाउल मुल्क कौन है, उसका दोस्त है। आगे लिखो, अगले पॉइंट के तौर पे आप लिख सकते हो, अगले पॉइंट के तौर पे लिखना, अमीर खुसरो ने अपनी किताब खाइजुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, अमीर खुसरो ने अपनी किताब खाइजुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, ठीक है, विश्व का सुल्तान और युग का विजेता, लिखना, विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, ये पता नहीं ये क्या हो गया पैड को, विश्व का सुल्तान, उसके साथ साथ आप लिखना युग का विजेता, युग का विजेता, और तीसरे नंबर पे लिखना जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। इन तीन तरह की उपाधि दिया अपने किताब में, किसने, आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो कौन है, जो आगे चल करके लिखेगा खिज्र खां और देवी की जो प्रेम कथा होता है उसको लिखता है आशिका नामक किताब में। मैंने आप सभी को बहुत विस्तार से सोर्स में पढ़ाया था, तो मेरे ख्याल से यदि आपने सोर्स वाले लेक्चर को नहीं देखा है तब तो आप जाकर के अभी ही देख लो, सोर्स वाले लेक्चर को देखोगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ोगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है, डेफिनेटली ज्यादा समझ में आएंगी और बहुत सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब होता क्या है कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जब मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद जो उसकी पत्नी रहती है उसका नाम है मलिके जहां। तो मलिके जहां चाहती है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो बेटा है, यानी कि वो अपनी बेटा, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की कई सारी पत्नियां थी, तो अपने बेटा कद्र खां को गद्दी पे बैठाना चाहती है और बैठाती भी है, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, एक दो दिनों के अंदर ही उनका पत्ता कट जाता है और वो एक छोटे से हिस्से में बैठाती है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसका नाम, ऐसा नहीं कि नहीं जानना, लिख लो, क्या नाम था, कद्र खां इसके बेटे का नाम था और पत्नी का नाम था मलिके जहां। कद्र खां की पत्नी नहीं, कद्र खां की तो माँ हुई जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी, ठीक है, मलिके जहां। और यह जो गद्दी पे बैठता है वह दूसरे नाम से बैठता है, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पे बैठता है, ठीक। यह एक अलग फैक्ट है, इससे आपसे सवाल पूछ दिए जाएंगे तो आप क्या करोगे, इसलिए आप लिख लेना, है ना। और आगे हम लोग बात करते हैं, और अगले नंबर पे यदि बात किया जाए, अगले फैक्ट की बात किया तो लिखिएगा, अगला फैक्ट लिखिएगा, ये क्या ब्लैक ले लेते हैं, चलो अगले नंबर पे लिखना, अगला नंबर लिखो, अलाउद्दीन खिलजी का जो एक सिद्धांत था, जैसे बलबन ने सिद्धांत लाया था उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक सिद्धांत लाया था और उस सिद्धांत का नाम था थ्योरी ऑफ किनशिप, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि द सल्तनत के फेज में थ्योरी ऑफ जो किनशिप है वह किसने लाया पहली बार, तो आप ध्यान रखना, लाया था किसने, लाया दरअसल था बलबन ने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने समय में काफी साम्राज्य का विस्तार किया है। तो अमीर खुश जो है वह दरअसल अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व की सिद्धांत की व्याख्या करता है अपनी किताब में, एक, और कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। आप सारा पॉइंट लिखना, ठीक है, निरंकुश शासक था। उसके बाद लिखना तीसरे नंबर पे, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के बारे में कहा है, अलाउद्दीन खिलजी खुद कहा कि सुल्तान कैसा होना चाहिए, वह कहा कि सूर्य पूर्व से पश्चिम तक और धरती को अपनी तलवार की किरणों से आलोकित करता है, उसी प्रकार शासक को भी यह विजय हासिल करना चाहिए और उन विजयों को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। कहता है कि जिस तरीके से सूर्य यानी सन पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे धरती को अपने किरण से आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, उसी तरीके से एक सुल्तान का काम है कि अपनी तलवार से पूरी दुनिया को जीते,
पूरे दुनिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करे। ऐसा कौन करे? ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है सुल्तान के बारे में। स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए आप इसको पूरा स्टेटमेंट को लिखिएगा। अलाउद्दीन के अनुसार कहता है कि सत्ता का स्रोत जो है, मतलब कि आप सत्ता गद्दी पे तभी बैठ सकते हो जब आपके पास पावर हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा अलाउद्दीन ने कहा है। और यदि इस बात को आप रिलेवेंसी चेक करेंगे तो एक भारत के कॉन्टेम्प्रेरी फेज में देखेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो यह आपको बहुत ही ज्यादा सही लगेगा। आगे लिखिएगा। अलाउद्दीन कहता है शासक न तो ईश्वर की अनुकंपा से सिंहासन प्राप्त करता है और न जनता की इच्छा से, और न ही उलेमा अथवा सामंतों के सहयोग से। देखो, यह स्टेटमेंट पूरा लिखने में फिर से बोल रहा हूं। कहता है कि शासक न तो ईश्वर की अनुकंपा से सिंहासन प्राप्त करता है और न ही जनता की इच्छा से, और न ही उलेमा अथवा सामंतों के सहयोग से। यह ऐसा क्यों कह रहा है आप समझो। यदि इस स्टेटमेंट को आप पूरे पोस्टमार्टम करोगे तो आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का कहीं न कहीं उलेमा से या सामंतों से लड़ाई चलता होगा, और इसी तरीके का स्टेटमेंट इसीलिए जारी किया है। तो आप स्टेटमेंट के आधार पे आप पता कर सकते हो कि कौन व्यक्ति खलीफा के अधीन होगा या खलीफा के खिलाफ बात करेगा। यह बातों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसान है समझना, स्टेटमेंट के बेस पे आप समझ सकते हो। आगे लिखना। यामीन उल खिलाफत की उपाधि मैंने लिखवाया था ना, उसमें आपने लिखा था साम्राज्य का दायां भाग या फिर खलीफा का नायब। जो आप लिखना चाहते हैं आप लिखिएगा। उसके बाद वह दरअसल अपने आप को ही खलीफा घोषित करना चाहता था, इसीलिए इस तरीके का बात कर रहा था। सुल्तान ने खलीफा से सुल्तान की पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। अब देखो होता क्या था साथियों, कि अभी तक खलीफा को अंग्रेजी में कैलिफ कहते हैं, ठीक है। यह फेज चल रहा था। अब पहले क्या हो रहा था कि जितने भी शासक गद्दी पे आए, चाहे वो बलबन हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, या फिर रजिया हो, इन सभी लोगों ने खलीफा से स्वीकृति ली थी अपने सुल्तान होने की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आते ही खलीफा को नकार देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सुल्तान मैं हूं या ना हूं, इसकी स्वीकृति मुझे कालिफ से, खलीफा से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया था अभी पिछले स्टेटमेंट के आधार पे कि इसका इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, किसके साथ? खलीफा के साथ। और उसने यह भी कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं ऐसा आदेश जारी करता हूं जो जनता की भलाई के लिए हो। मुझे यह नहीं पता है कि मेरे द्वारा जारी किया गया आदेश शरीयत के अनुसार है या नहीं। अब देखो, खलीफा जो है वह दरअसल शरीयत, कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का कहना यह था कि मैं आदेश जारी जब करता हूँ, ऑर्डर मैंडेट जब जारी करता हूँ, तो मैं यह नहीं सोचता हूँ कि यह शरीयत के अकॉर्डिंग है या नहीं। मैं दरअसल यह सोचता हूँ कि यह जनता की भलाई के लिए है, जनता का भलाई इसमें कितना होगा, इसके यही सोच करके मैं किसी भी चीज का आदेश पारित करता हूँ, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जोन इसका और उसके बीच में था, किसके बीच में? खलीफाओं के बीच में। आगे लिखना। आपसे यदि पूछा जाए कि किसने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, तो आप उसका नाम लिखना। उसका नाम था बर्नी। ठीक है, बर्नी, बर्नी पूरा लिखना नाम, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का किताब क्या है बताओ? बर्नी का किताब क्या आपने नहीं पढ़ा है? पढ़ा ही होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताना। ठीक है, बर्नी का किताब था तारीख फिरोज शाही। इसको सोर्सेज वाले लेक्चर में हम लोग इतने विस्तार में पढ़े थे कि जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो याद हो गया होगा पूरा। तारीख फिरोज शाही इसका किताब लिखा हुआ था, बहुत ही फेमस किताब था। ठीक है, और तारीख फिरोज शाही नामक किताब को ही आगे चल करके इसी में अपना कंट्रीब्यूशन शम्स सिराज अफीफ भी देते हैं। ठीक है, उसमें 4-5 लोग हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट, 2 लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, 4-5 में क्यों बोल रहा हूँ, 2। ठीक है, आगे लिखना। इसी के बारे में लिखना। लेन पुल एक व्यक्ति है, ठीक है। लेन पुल कौन है? लेन पुल एक इतिहासकार है। लेन पुल का दरअसल कहना था कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ साम्राज्यवादी विस्तार का इतिहास 50 सालों तक चलता रहता है। ठीक है, लेन पुल का कहना यह था कि जैसे ही 1296 में आता है अलाउद्दीन, उसके बाद अगले 50 साल तक दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार होते रहता है। और साम्राज्य विस्तार तब तक नहीं रुकता जब तक अलाउद्दीन चला नहीं जाएगा। तो अलाउद्दीन तो 1316 में ही चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आगे आने वाले समय तक, चूंकि आगे तुगलक आएंगे तो तुगलक के समय भी साम्राज्य विस्तार होता रहता है।
उसके बाद लिखिएगा जोधपुर के एक अभिलेख में, ठीक है, जोधपुर के एक अभिलेख में, आप इसको पूरा लिखना, नाम लिखना, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाए तो फिर आप क्या करेंगे, लिखिएगा जोधपुर, जोधपुर के एक अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य, मतलब देवों से इसकी शौर्य की तुलना की गई है। शौर्य समझते हो, कोई समझते हैं तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जोधपुर अभिलेख में देवतुल्य शौर्य के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो देवतुल्य शौर्य था, उससे पृथ्वी, देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई थी। तो आप समझ सकते हो, मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूं कि यदि किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जा रही है और उस दौर में जो व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, तो इसका दो ही अर्थ हो सकता है, या तो उसका दोस्त होगा या फिर उसके राज दरबार में रहता होगा। और चूंकि बात हो रही है राज दरबार की, तो यहाँ पर राजतंत्र होगा। जब राजतंत्र होगा और आप उसके दरबार में रह रहे हैं, आप कोर्ट पोएट हैं, दरबारी कवि हैं, तब आप उसके खिलाफ, राजा के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। यदि राजा के खिलाफ बोलेंगे तो आपको बदायूनी की तरह, बदायूनी का नाम आप लोग जानते हैं, जब हम लोग मुगल इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, अकबर के कॉन्टेम्पररी एक राइटर है, उनका नाम है बदायूनी। तो बदायूनी दरअसल अकबर के खिलाफ बहुत सारे बात करते हैं, आलोचना करते हैं, खिलाफ नहीं बोलेंगे उसको, आलोचना करते हैं। तो अकबर उनको अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। तो जो लोग भी चापलूसी किए, जिन्होंने भी चापलूसी किया, तो खूब तारीफ किया, जैसे हर्षचरित में बाणभट्ट करता है, जैसे रवि कीर्ति करता है, उसी तरीके से यहाँ पर अमीर खुसरो ने भी किया है। जोधपुर के एक अभिलेख में भी उसी तरीके की बात की गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजतंत्र कितना मजबूत रहा होगा। जितना मजबूत रहेगा, प्रशंसा उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा व्यक्ति डरा हुआ होता है। नहीं तो यदि आप कुछ आलोचना करते हैं, तब तो आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है, अनहोनी घटना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे कर करके। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप हमारे साथ लिख भी रहे होंगे। एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दो तीन पॉइंट पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके सैन्य अभियान को लेकर के। ठीक है, आप लिखिए मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अंग्रेजी में बोलते हैं मिलिट्री एक्सपेडिशन, मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आप पूरा लिखना, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब देखो, मिलिट्री एक्सपेडिशन जो है, इसका दो हिस्सों में चलेगा, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। बारी बारी से पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पे लिखिए, पहला जो अभियान इसने किया था वह गुजरात पर किया था। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात पे, जहां से अभी माननीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो गुजरात पर आक्रमण किया था कब? टाइम लिखना 1299 एडी में, 1299 में। आज पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इसीलिए आप लोग कोशिश करना मैनेज करने का। यह मत बोल देना कमेंट बॉक्स में कि बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई हैंडराइटिंग। पेन काम नहीं कर रहा है दरअसल। ठीक है, वैसे तो गंदी है ही, इसमें बोलने से क्या हो जाएगा आपका। लिखना 1299 में जब आक्रमण किया, तो उस समय गुजरात में शासक कौन था? आपसे सवाल पूछा जाएगा ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया, तो वहां पर शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था उस समय? यह पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर बनाते होंगे तो पता होगा आपको। लिखिएगा राय करण वाघेला, राय करण वाघेला। ठीक है, राय करण वाघेला वहां का शासक रहता है, राजपूत शासक है। तो यह दरअसल अभियान जो किया जाता है अलाउद्दीन के द्वारा, तो अलाउद्दीन के साथ इस समय दो व्यक्ति है, उसका जो चार सेनापति रहता है, पर यहाँ पर दो को ही लेकर जाता है। पहले का नाम है उलुग खां, उलुग को लेकर जाता है और नुसरत को लेकर के जाता है। उलुग और नुसरत जब जाते हैं तो यहाँ पर आक्रमण होता है। आक्रमण के बाद राय करण वाघेला हार जाते हैं। ठीक है, हार जाते हैं तो यह अपनी पत्नी को और बेटी को छोड़कर भाग जाते हैं। तो जब पत्नी और बेटी को छोड़कर भाग जाएंगे तो महिलाएं अब क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? तो उनको तो मजबूत शासक चाहिए। तो वह दरअसल चल आती है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो होता क्या, यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट, मतलब जैसे ही राय करण वाघेला निकलता है तो इसकी पत्नी को प्यार हो जाता है। किसके साथ?
अलाउद्दीन के साथ, और ऐसा प्यार होता है कि मतलब विवाह के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ऐसे देखो ना, प्यार व्यार तो नहीं हुआ होगा, आप समझो यह मजबूरी है। अलाउद्दीन की सॉरी, रजिया सुल्तान भी जब गई थी, रजिया सुल्तान ने जब आक्रमण किया था, तो अल्तुनिया जब मारा जाता है, ठीक, अल्तुनिया नहीं, मलिक याकूत जो रहता है उसका बॉयफ्रेंड अश्वारोही, वह जब मारा जाता है, तो वह अल्तुनिया के सामने सीधा प्रपोजल रख देती है कि हमसे विवाह कर लो और हम दोनों मिलकर अब शासन करेंगे। तो यह तो एक कूटनीति का हिस्सा है, इसको प्रेम वगैरह ना कहें तो ठीक ही है। ये इसमें प्रेम वगैरह क्या हुआ? जहाँ पे आप सेल्फलेस चीजें ना हो, वहां पे लव एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। जब आप किसी कारण की वजह से आपका प्रेम है, तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो अकारण होता है ना, बिना कारण का यदि हो तो ही प्रेम है, नहीं तो नहीं है। आगे बात करते हैं। तो जो रायकरण वाघेला की पत्नी थी, उसका नाम था कमला देवी। ठीक है, कमला देवी। तो कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि जब कमला देवी ने विवाह कर लिया, और कमला देवी की एक बेटी थी जिसका नाम था देवल रानी, देवल रानी। तो देवल रानी का क्या होगा? अब देवल रानी अलाउद्दीन की बेटी नहीं है, ठीक है, देवल रानी रायकरण वाघेला की बेटी है, ठीक, लेकिन माँ तो उसकी कमला देवी है। और इधर जो है अलाउद्दीन का बेटा, उसका नाम है खिज्र खां। यह भी जवान हो चुका है, तो जब यहाँ से चल करके आएगी तो इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत खिचड़ी पकेगा, और हो सकता है कि यहाँ पर प्रेम एग्जिस्ट करता हो, और हो सकता नहीं प्रेम ही था यहाँ पे। तभी तो आप देखो, किताब का नाम भी आशिकी रखा गया है। कई जगह पे आशिकी, कई जगह पे आशिका रखा गया है, जो कि किसने लिखा था? आमिर खुसरो ने। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो खिज्र खां और देवल रानी के प्रेम कहानी को किसमें लिखा गया है? आशिका में। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे हैं, और देवल रानी जो है कमला देवी की बेटी है। तो माँ के साथ अलाउद्दीन खिलजी मतलब उस उधर विवाह कर लिया, और बेटी के साथ यह विवाह कर लेगा। ठीक, चलो। अब जब कमला देवी जब विवाह कर लेती है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो सवाल है कि यह तो राजपूतनी थी, ठीक, राजपूत थी। तो यह जब आएगी इधर, तो इसका नाम चेंज होगा, ठीक है, और नाम चेंज होगा, और यह बोलो कि इसने एक उपाधि धारण किया था, और बोलो कौन सा उपाधि था? मलिके जहां। ठीक है, मलिके जहां। मलिका शेरावत नहीं लिखना, मलिका ए जहां, मतलब जहां की मलिका, जहां मतलब दुनिया, दुनिया की मल्लिका है ये, मतलब शेरावत वाला नहीं, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखो, इसी समय हुआ क्या कि गुजरात में ही जब गया था, तो गुजरात में एक प्लेस है, यहाँ पर आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन। और यहाँ पर जब आक्रमण करता है, एक प्लेस का नाम लिख लेना, वो है खंभात। खंभात सुने हो? खंभात की खाड़ी, खाड़ी नहीं, खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो देखो, खंभात पे जब आक्रमण करता है, तो वहां पर से एक अलाउद्दीन को बहुत ही अच्छा चीज मिलता है, बताओ। और वह अलाउद्दीन के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनता है। वह दरअसल है हिजड़ा। ठीक है, क्या है? हिजड़ा है। ये क्या हो रहा है? आज तो लगता है पेन मतलब पैड ही नहीं काम करेगा। हिजड़ा है, और इस हिजड़े का नाम है मलिक काफूर। क्या नाम है? मलिक। यह कहने को हिजड़ा है साथियों, यह ऐसा हिजड़ा है जो पूरा दक्षिण भारत में जितना भी आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, पूरा का पूरा आक्रमण यही करता है, मलिक काफूर। मलिक काफूर को दरअसल 1,000 रुपया में किसी ने खरीदा था, ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम है वह दरअसल 1000 दिनारी है। दिनार चलता था वहां पर, तो इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसका नाम है 1000 दिनारी। ओरिजिनल नाम है मलिक काफूर। आपसे पूछा जाएगा सवाल, पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है, प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ना, आप लोग तो बनाते ही नहीं हो। तो बस बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग बनाओ बनाओ बनाओ। ठीक, आगे लिखना। यह दरअसल आगे जब मलिक काफूर कार्य करता है, तो इसको बहुत सारा उपाधि दिया जाता है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। तो लिखिएगा, ताज उल मुल्क काफूरी उपाधि है इसका, ठीक है, ताज उल मुल्क काफूरी। यह उपाधि दिया जाता है किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। किसको? मलिक काफूर को। यह दरअसल गुजरात अभियान से रिलेटेड बातें थी, रिलेटेड पॉइंट्स थे। दूसरे नंबर पे लिखिएगा,
दूसरा जो आक्रमण करता है वह रणथंभौर पे करता है। ठीक है, रणथंभौर पे करता है। कब करता है बताओ, गेस करो। 1301 में करता है, 2 साल बाद। अक्सर 2-2 साल बाद ही करा, 1 साल आराम करता है। ठीक है, और यहाँ का जो शासक है उसका नाम लिखिएगा हमीर देव। क्या नाम है? हमीर देव। यहाँ का जो नेतृत्व करता है, यहाँ पर भी उलुग खां है और नुसरत खां है, यह लिख लीजिएगा, उलुग खां और नुसरत खां। यहाँ पर क्या होता है, नुसरत शाह का जो है बैंड बज जाता है, यह मारा जाता है रणथंभौर में। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी भी जाता है यहाँ पे, तो लड़ाई होता है, काफी देर तक लड़ाई चलता है। तो हमीर देव का एक मंत्री रहता है, उस मंत्री का नाम है, उसको पैसा दे देता है अलाउद्दीन खिलजी, और पैसा देकर मिला लेता है। मंत्री का नाम लिखिएगा रणमल। इसको पैसा दे करके मिला लेता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और मिला लेता है तो उसके बाद क्या होता है, हमीर देव हार जाते हैं। हमीर देव जब हार जाते हैं तो राजपूत महिलाएं जो थी यहाँ की, जो उनके पत्नियां वगैरह जो थी, कन्याएं वगैरह थी, वह सभी मिल करके जौहर कर लेती है। ठीक है, तो इनकी जो खास पत्नी है उनका नाम है रंग देवी। तो रंग देवी और रंग देवी की सखियां, ये सभी मिलकर यह तय करती हैं कि यह आ गया है, मुसलमान आक्रमण किया है तो हम लोग को लेकर जाएगा, उससे बेहतर है कि हम लोग जौहर कर लेते हैं। जौहर सामूहिक तौर पे आत्महत्या करने को कहते हैं, और उसका जिक्र पहली बार किया जाता है इतिहास में यहाँ पर। और आमिर खुसरो इसी जौहर की चर्चा करते हैं अपने किताब में। ठीक, आमिर खुसरो साथ साथ हैं, इसीलिए आमिर खुसरो इस घटना को देखे हैं तभी लिखे हैं, ऐसे ही नहीं अपने मन से नहीं लिखे। ठीक है, आप लोग की तरह। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, तीसरा जो आक्रमण करता है वह चित्तौड़ पे करता है। कहाँ पे? चित्तौड़ पे। चित्तौड़ पे आक्रमण करता है कब? मैंने बताया था ना, 1 साल गैप कर करके। 1301 में किया, अभी 1303 में करेगा। यहाँ का शासक का नाम याद रखिएगा, सभी जगह का शासक का नाम याद रखना है आपको। राणा रतन सिंह। ठीक है, यह भी राजपूत शासक है। यहाँ पर भी आमिर खुसरो साथ में गए थे इस अभियान पे। ठीक है, और चित्तौड़ के किले के बारे में आमिर खुसरो ने कहा कि हिंदुओं का स्वर्ग, ठीक है, हिंदुओं का जो स्वर्ग है, पैराडाइज बोलते हैं अंग्रेजी में ना, हिंदुओं का जो स्वर्ग है वह 7वें आसमान से भी ऊंचा है। हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान से भी ऊंचा है। ऐसा कहा किसने? ऐसा आमिर खुसरो ने कहा है अपने किताब में। किसके बारे में? चित्तौड़ के बारे में, क्योंकि चित्तौड़ वो खुद गया था। उसके बाद लिखना यहीं के बारे में, चित्तौड़ की रानी के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में मूवी बनी थी जिसमें आप लोग भी लाठी डंडा लेकर बाहर निकले थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावत में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ का अभियान किया था। लेकिन लेकिन यदि बात करें एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पे, तब आप देखोगे कि जो मोस्ट ऑफ हिस्टोरियन है, उन्होंने इसे माना ही नहीं है कि पद्मिनी वगैरह कोई थी भी। ठीक है, आप इसके लिए आपको देखना है तो आप स्टेटमेंट देख सकते हो। आप पूरा वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पे, इरफान हबीब सर का। इरफान हबीब जो है वह अभी मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े प्रोफेसर के तौर पे जाने जाते हैं। उनके स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं। इन्होंने काल्पनिक माना है, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? पद्मावत नामक किताब किसने लिखी? तो जो हमारे काम का है वो हम लोग लिख लेते हैं। पद्मावत नाम की किताब मलिक मोहम्मद जायशी ने लिखी थी 16वीं शताब्दी के आसपास। ठीक, और यह घटना तो बहुत पहले है, यह देखो 14वीं शताब्दी की घटना है, तो 200-250 साल बाद किताब लिखा जा रहा है, और कोई भी सोर्स वगैरह था नहीं। तो इसीलिए इतिहासकारों का मानना यह है कि एक ऑब्जर्वेशन है, एक इमेजिनेशन था मलिक मोहम्मद जायसी का। और कहा जाता है कि राणा रतन सिंह जो है वो 7 महीने तक इसके साथ लड़ा और फाइनली हार गया। जब हार गया तो यहाँ की भी जो राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने भी पद्मिनी के साथ जौहर कर लिया। ठीक है, और जौहर जब कर लिया उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चूंकि चित्तौड़ को जीत जाता है, तो यह जो चित्तौड़ है वह अपने बेटा को और बहू को गिफ्ट कर देता है, बोलता है ले जाओ। कौन है बेटा इसका? खिज्र खां। तो बेटा कहता है मेरे नाम पे कर दीजिए डैडी। तो डैडी क्या करते हैं कि इसका नाम ही बदल देते हैं, कहते ले जाओ, जैसे योगी देवी बदल रहे हैं, योगी जी बदल रहे हैं ना, हिजराबाद।
ठीक, कहता है कि इसका नाम चलो आज से बाद चित्तौड़ नहीं रहेगा, खिजराबाद रहेगा। उसका नाम ही बदल देता है चित्तौड़ का। तो डैडी हो तो ऐसा, आप भी ऐसा डैडी बनना, अभी मत बनना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या कि 1311 में खिज्र खां को चित्तौड़ छोड़ना पड़ गया, क्योंकि वहां पे यह तो चला आया लेकिन वहां पे राजपूत उसको परेशान करते रहते थे, तो चला आया। तो उसने क्या किया कि जब चूंकि राजपूत वहां पे पहले से ही थे, तो इन्होंने अपना कूटनीति दिखाया, राजपूत को ही एक को पकड़ा जिसका नाम था मालदेव। कहा कि तुम चित्तौड़ को संभालो, मैं मुसलमान हूं, मैं यहाँ रहूंगा, ये लोग दिक्कत करते रहेंगे। ठीक, तो मालदेव को वहां पे गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन कितना दिन तक बैठेगा? उसके बाद खिज्र खां आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी चूंकि मजबूत था, खिज्र खां तो कमजोर था, तो वहां पे चित्तौड़ में राजपूत जो है फिर से इंडिपेंडेंट हो गए। तो जब तक अलाउद्दीन जिंदा था तब तक वो लोग चुपचाप रहे, जैसे अलाउद्दीन का पत्ता कटा वो लोग चढ़ गए माथे पे। ठीक है, माथे पे चढ़ने के बाद क्या हुआ कि जीत गए वो लोग, चित्तौड़ इंडिपेंडेंट हो गया। अगले नंबर पे लिखो, कितना नंबर है मैं तो भूल भी गया, चौथा होगा पांचवा होगा मेरे ख्याल से। मालवा लिखना, मालवा कहाँ का हिस्सा कोई बताएगा? मध्य प्रदेश का इलाका है ना। 1305, एक साल फिर गैप करके 1305 एडी में किया गया। देखो 1299, 1301, 1303, 1305। ठीक, यहां तक सही जा रहा है। महलक देव लिखिए यहाँ के शासक का नाम, महलक देव। महलक देव लिखिएगा। यहाँ पर जो गया था जब अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पर उसके साथ जो सेनापति था उसका नाम लिख लीजिए, आइन उल मुल्क मुल्तानी। आइन उल मुल्क मुल्तानी, इसके साथ गया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आइन उल मुल्क मुल्तानी कौन है बताओ? नाम से आप गेस कर सकते हैं, यह दरअसल मुल्तान का सूबेदार था उस समय का। मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था, किसके समय का? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, महलक देव हार जाते हैं और खिलजी जो है वह मालवा पे अपना आधिपत्य स्टैब्लिश कर लेता है, और आइन उल मुल्तानी को कहता है कि अब तुम ही रहो यहाँ पर, मालवा को तुम ही संभालो, मैं निकलता हूँ दिल्ली की तरफ। ठीक, रास्ते में लौट रहा है तो फिर एक आक्रमण करता है, और वह जो आक्रमण करता है सेवान पे करता है। कहां पर? सेवान पे। सेवान में कब करता है? 1308 में, लिख लीजिएगा 1308 एडी में करता है। यहाँ पर जो शासक है उसका नाम है शीतल देव। क्या नाम है? शीतल देव। यहाँ पर भी शीतल देव क्या होता है, हार जाते हैं। ठीक है, हार जाते हैं और खिलजी यहाँ पर भी आधिपत्य कर लेता है, और यहाँ पर जो गद्दी पे बैठाता है उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, उसको कहता है बैठ जाओ, चूंकि इससे सवाल पूछा जाएगा इसलिए याद रखना, कमाल उद्दीन गर्ग। कमाल उद्दीन गर्ग। और अगले नंबर पे लिखिए, अगला जो अभियान करता है वो राजस्थान का ही हिस्सा है, जालौर। ठीक है, जालौर पे करता है 1311 में। 1311 में जब करता है तो यहाँ पे शासक कौन है? कान्हा देव, या इसी को बोला गया है कृष्ण देव। लिखिएगा थर्ड, कृष्णदेव राय नहीं, कृष्णदेव तृतीय लिखिएगा। और यहाँ पर भी जो है कौन हार जाता है? ऑब्वियसली कृष्णदेव तृतीय हार जाएगा और कमाल उद्दीन को गद्दी पे बैठा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नॉर्दर्न इंडिया का सैन्य अभियान होता है, जिसमें लगभग वो सभी लड़ाइयों को जीत जाता है। अब जो है नॉर्दर्न इंडिया का जो सैन्य अभियान है वह खत्म होता है, और सैन्य अभियान अब शुरू होगा साउथ इंडिया का, और साथ ही साथ इस समय मंगोल इन्वेजन होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वह जो चर्चा करेंगे साउथ में जो सैन्य अभियान होता है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब तक हमने जो बातें की है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आप इसको पढ़िए, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, और अभी 1-2 दिन मेरे ख्याल से लेक्चर नहीं जाएगा, तो आप लोग पेशेंस रखिए और आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। किताब के तौर पे मैंने बताया था आपको, हरिश्चंद्र वर्मा पढ़िए, यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो अंग्रेजी में आप सतीश चंद्रा को पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी किताबें, एलपी शर्मा है, या बहुत सारी किताबें, आप जिसको आपका मन करे आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई बेहतरीन किताब पढ़िए, ऐसे ही उलूल जुलूल किताब मत पढ़िएगा। चलिए तो फिर आज के वीडियो में इतना ही।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।